हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो आज एक और महत्वपूर्ण सेशन के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। कक्षा 12 भूगोल का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी प्राथमिक क्रियाएं, प्राइमरी एक्टिविटीज, ये क्या है, इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को समझने के लिए आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। इस पूरे चैप्टर को एक बार में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि इस पूरे कंसेप्ट से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको जानने जरूरी हैं। स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी शिक्षा आपको कहां मिल रही है? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के प्लेटफॉर्म पर मिल रही है, जहां घर बैठे आप बिना कोई सब्सक्रिप्शन लिए, बिना कोई पैसा खर्च किए आप आसानी से अपने सारे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। कक्षा 6 से 12 तक के लिए आप किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ाई करते हो या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई करते हो, आपकी सारी परीक्षा की जिम्मेदारी मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी की है। यानी कंप्लीट चैप्टर रिवीजन से लेके कंसेप्ट वीडियोस, एमसीक्यूज, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, हर चैप्टर का आपको कहां मिलेगा? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, यह भी बिल्कुल निःशुल्क, बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। ठीक है, तो इसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आज शुरू करते हैं और वो है प्राथमिक क्रियाएं। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम केवल प्राथमिक क्रियाओं पे आएं, आपको एक चीज समझना बेहद जरूरी है। ये जो क्रियाएं हैं, चाहे प्राथमिक हो या द्वितीयक हो या तृतीयक हो या चतुर्थक हो, ये क्रियाएं अपने आप में एक इंपॉर्टेंट नाम के साथ चलती हैं और वो ये कि वो आर्थिक क्रियाएं हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। इसलिए प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक क्रियाओं को जानने से पहले एक चीज जरूरी जो जाननी है वो ये कि आखिर में आर्थिक क्रिया क्या होती है, किस क्रिया को हम आर्थिक क्रिया कहते हैं या इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो इसका सीधा जवाब यह है स्टूडेंट्स कि वो कोई भी क्रिया जो आप जीविकोपार्जन के लिए करते हैं या पैसा कमाने के लिए करते हैं, उसको हम आर्थिक क्रिया की कैटेगरी में रखते हैं। द वर्क डन टू अर्न द लिवलीहुड इज कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और उन्हीं आर्थिक क्रियाओं का हम क्या करते हैं? अलग अलग तरह से वर्गीकरण करते हैं। अच्छा, उन्हीं आर्थिक क्रियाओं को जोड़कर हम अर्थव्यवस्था भी बना लेते हैं। उदाहरण के तौर पर समझिए, मान लीजिए आपका कोई घर है, उस घर में 3-4 लोग रह रहे हैं, आपके फादर हैं, आपके ब्रदर हैं, आप हैं, 3-4 लोग रह रहे हैं। एक व्यक्ति बिजनेस कर रहे हैं, एक व्यक्ति गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एक व्यक्ति खेती का काम कर रहे हैं और एक व्यक्ति जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोई साइंटिस्ट है। तो आप क्या देखेंगे? जो व्यक्ति आपके घर में खेती कर रहे हैं वो है प्राथमिक क्रियाएं यानी प्राइमरी एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। जो व्यक्ति बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी सरकारी कर रहे हैं वो सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्सरी, सेवा क्षेत्र में, टर्सरी एक्टिविटीज में आएंगे। जो व्यक्ति किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या जो कोई फैक्ट्री चला रहा है, मान लीजिए वो नई नई चीजों का उत्पादन कर रहे हैं, वो सेकेंडरी एक्टिविटीज में है। और जो बड़े साइंटिस्ट हैं या रिसर्च कर रहे हैं वो फोर्थ एक्टिविटीज में चले जाते हैं। और अगर आप सबकी एक्टिविटीज को देखें तो ये सारे काम क्यों किए जा रहे हैं? पैसा कमाने के लिए या अपना जीविका कमाने के लिए किया जा रहा है। इसलिए उनको हम आर्थिक क्रिया या इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। और इन सभी लोगों के इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जब हम जोड़ देते हैं तो वो किसी भी देश या किसी भी परिवार की इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था बन जाती है। और कोई भी अर्थव्यवस्था इन्हीं क्रियाओं पर टिकी होती है। तो मानव के द्वारा धनोपार्जन के लिए किए जाने वाले जो कार्य हैं, यानी पैसा कमाने के लिए जो भी कार्य किया जाता है, उसको आर्थिक क्रिया कहते हैं या अंग्रेजी में इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इसी से फिर हम पहुंचेंगे प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया जो भी इंपॉर्टेंट है, उनको हम क्या करते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। और ये जो आर्थिक क्रियाएं हैं मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। हालांकि आजकल पंचम में 5वीं क्रिया भी जोड़ी जा रही है, पर वो अभी इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है, उस पर भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन इन आर्थिक क्रियाओं को आप मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आता है प्राथमिक, जिसको कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटी। ठीक, इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी एक्टिविटी। फिर आता है द्वितीयक, जिसको कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी अंग्रेजी में। ठीक, तृतीय को कहते हैं टर्सरी एक्टिविटीज और चतुर्थक को कहते हैं क्वार्टरली, फोर्थ या फोर्थ एक्टिविटीज की कैटेगरी में आप रख सकते हैं इसमें। अब देखिए, अब हमको ये चैप्टर पढ़ना है प्राथमिक क्रियाओं को के हिसाब से, लेकिन एक ओवरव्यू हम समझ लेते हैं। देखिए, प्राथमिक क्रिया जो है ये मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी हुई क्रिया है। यानी वो क्रियाएं जो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती हैं वो प्राइमरी क्रिया या वो प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कृषि, तो मुख्य रूप से इसमें जो पार्ट प्ले करता है, मुख्य रोल जो प्ले करता है वो कृषि है। ठीक है, विस्तृत चर्चा भी करेंगे। कृषि के अलावा भी है, पशुपालन है, खनन की प्रक्रिया है, सारी चीजें हैं। द्वितीय जुड़ी होती है विनिर्माण से, यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज। विनिर्माण मतलब आपके पास कोई रॉ मटेरियल है, आपके पास कोई कच्चा माल है और आपने उसको किस में परिवर्तित कर दिया? फिनिश गुड्स में परिवर्तित कर दिया। तृतीय क्या, टर्सरी एक्टिविटीज जो है वो जुड़ी होती है सेवा से,
सेवा यानी बोलते हैं इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, सर्विस। ठीक, अब इसमें क्या क्या आ जाएगा? जैसे मान लीजिए आप किसी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं कोई, तो वहां गवर्नमेंट में अपनी सेवा दे रहे हैं। आप कोई प्राइवेट ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं यानी माल ढुलाई का काम करते हैं, व्यक्तियों को या चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले आते हैं, तो आप अपनी सर्विस दे रहे हैं ना। आप कोई होटल चला रहे हैं तो वहां हॉस्पिटैलिटी की सर्विस दे रहे हैं। आप जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, जो भी आप तरह तरह की कंपनीज का नाम सुनते हैं टेलीकम्युनिकेशन में, वो क्या कर रहे हैं? आपको अपनी सर्विस दे रहे हैं। इंटरनेट प्रोवाइडर आपको अपनी सर्विस दे रहा है। तो उसके अलावा टूरिज्म है, टूरिज्म में भी आपको सर्विसेज मिलती हैं। तो जहां भी सेवा मिलता है ये तृतीय क्षेत्र हो जाता है। और ये जो तृतीय क्षेत्र है इसी प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को हेल्प करने के लिए होता है। बैंकिंग, जैसे मान लीजिए प्राथमिक वाला है, द्वितीयक वाला भी है, दोनों को बैंक चाहिए, कौन देगा? तृतीयक देगा। अगर मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है जहां पर विनिर्माण हो रहा है, उस इंडस्ट्री के लिए, उस उद्योग के लिए कोई अकाउंटेंट चाहिए, उसके लिए इलेक्ट्रीशियन चाहिए, उसके लिए तरह तरह के प्रोफेशनल लोग चाहिए जो उस इंडस्ट्रीज को देख सकें, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा चाहिए, तो कौन देगा? तृतीयक चाहिए। इसलिए माना जाता है कि जितनी ज्यादा ये दोनों डेवलप होंगे, तृतीयक अपने आप डेवलप होगा और लोगों को रोजगार वहां मिलता रहेगा। चतुर्थक जो है ये नए तरीके से डेवलप हो रहा है कि इन तीनों के अलावा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, शोध है, नए नए अन्वेषण हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो नई नई डेवलप हो रही है, उससे संबंधित जो क्रियाएं हैं वो चतुर्थक में आती हैं। तो मुख्यतः आप आर्थिक क्रियाओं को इन 4 भागों में बांट सकते हैं और उसमें हमको इस चैप्टर में जो पढ़ाई करनी है वो प्राथमिक क्रियाओं के बारे में करनी है, यानी वो क्रियाएं जो सीधे सीधे प्राकृतिक संसाधनों या प्रकृति से मिलने वाली चीजों पर निर्भर हैं या उससे संबंधित होती हैं। ठीक, उसमें मुख्य रूप से आप कृषि को रख सकते हैं, आखेट और पशुपालन को रख सकते हैं, यानी कि हंटिंग एंड गैदरिंग वाली जो चीजें होती हैं, खनन को रख सकते हैं और काफी चीजें इसमें शामिल होती हैं साथ में। तो आइए एक एक करके उनको चर्चा करेंगे और देखेंगे कि भाई प्राथमिक क्रियाओं का क्या मतलब है और उससे संबंधित क्या क्या कंसेप्ट हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मानव और उसके समस्त क्रियाकलाप पर्यावरण की उपज है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, और हम तो ये पूरा जो चैप्टर है वो पढ़ ही रहे हैं, किसमें? मानव भूगोल के जो मूल सिद्धांत है, पहला जो आपका बुक है ह्यूमन ज्योग्राफी का। और मानव भूगोल का मतलब ही मैंने आपको बहुत शुरुआत में बताया था कि मानव और प्राकृतिक पर्यावरण का जो अंतर संबंध है, एक दूसरे से जो संबंध है इनका, इन्हीं संबंधों की चर्चा हम मानव भूगोल में करते हैं। तो जो पर्यावरण की उपज है, पर्यावरण ने आपको जमीन दी है, जलवायु दी है, जल दिया है, हवा दी है, सारी चीजें दी हैं। तो इन चीजों का इस्तेमाल करके आप तरह तरह की चीजें करते हैं, चाहे उससे आप खेती करें, चाहे उसका खेती से उपज करके जो चीज मिलती है उससे आप नई इंडस्ट्री लगा लें, फिर इंडस्ट्री में काम करने के लिए नए नए सर्विसेज डेवलप कर लें, चाहे जो भी कर लें, है सब कुछ पर्यावरण से ही। पर्यावरण की स्थिति, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, जल राशियों से भौतिक तत्वों के योग से बनता है। ठीक बात है, ये सारी चीजें आपको फिजिकली दिखाई देती हैं। पर्यावरण के या भौतिक तत्व ही मानव के लिए प्राकृतिक संसाधन है। ये जो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, ये जो भौतिक तत्व हैं, यही क्या होते हैं? मानव के लिए एक क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेस कहलाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेस का नाम आपने काफी सुना होगा। ठीक, तो जो मिट्टी है, हवा है, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, ये आपके लिए नेचुरल रिसोर्सेस हैं। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इन्हीं संसाधनों से करता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जो भी जरूरतें आपकी हैं, रोटी कपड़ा मकान, जो आपको खाने के लिए चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, उससे आप घर बनाएंगे तो पेड़ पौधों से या मिट्टी से ईंटें बना के बनाएंगे। सारी आवश्यकताओं की पूर्ति आपको इन्हीं संसाधन से करनी है। कोई संसाधन मानव ने ब्रह्मांड से बाहर की चीजों से नहीं लेकर आया है, चमत्कार से पैदा नहीं किया है। यही की चीजों की नई नई खोज और अन्वेषण करके हमने नए नए संसाधन बनाए हैं। तो ये प्राकृतिक संसाधनों से ही मानव अपनी क्या करता है? जरूरतों को पूरा करता है। इसके लिए वह जीविकोपार्जन के अनेक साधन अपनाता है। ठीक बात, वो अपने जीवन जीने के लिए, उसको पैसा कमाना है, रोटी कपड़ा मकान कमाना है, तो वो उसके लिए अलग अलग काम करता है। कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई प्लेयर खिलाड़ी बनता है, कोई जो है टीचर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, कोई खेती करता है, अलग अलग करता है। और ये सारे जो काम होते हैं वो आर्थिक क्रिया कहलाती है और उसको हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। मानव का अपने भौतिक पर्यावरण से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति से सीधा संबंध हो गया है। यही मानव के आर्थिक क्रियाकलाप कहलाते हैं। यानी मानव जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है वो अपनी जरूरतों के पूरा करने के लिए करता है और प्रकृति के साथ उसका क्या है? बिल्कुल सीधा संबंध है। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो इन्हीं क्रियाकलापों में जो प्राथमिक क्रियाकलाप है, अब उसकी चर्चा हम करेंगे कि प्राइमरी एक्टिविटीज कहां से कैसे आती हैं। जीवन यापन के लिए मानव द्वारा अपनाए जाने वाले वे व्यवसाय जिनका सीधा संबंध भौतिक पर्यावरण से है, प्राथमिक व्यवसाय कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। यानी मनुष्यों का वो सारा क्रियाकलाप,
ह्यूमन की वो सारी एक्टिविटीज जब वो अपने जीवन व्यापन के लिए या जब वो ऐसा व्यवसाय करते हैं जो सीधे सीधे फिजिकल इन्वायरमेंट से या भौतिक पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, वो प्राथमिक व्यवसाय कहलाता है, या उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज कहते हैं। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब भी नेचुरल रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके, जैसे मान लीजिए जमीन का इस्तेमाल करके खेती की जाएगी, या जो प्राकृतिक खनिज हैं उनको निकालने का काम किया जाएगा, है ना, या पशु जीव जंतु को पालने पोसने का काम करके वहां से अनाज निकाला जाएगा, वहां से माफ करिए वहां से डेयरी प्रोडक्ट्स निकाला जाएगा, या उनकी चमड़ी निकाली जाएगी, उससे वूल निकाला जाएगा, यानी जो भी चीजें मनुष्य आर्थिक क्रियाकलाप सीधे भौतिक पर्यावरण से करेगा, यह प्राथमिक व्यवसाय कहलाएगा। इन व्यवसायों के अंतर्गत मनुष्य प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग करके उनसे अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करता है। जैसे मान लीजिए प्रकृति से हमें गाय मिली है, गाय से हमने दूध निकाला और अपनी इच्छा की पूर्ति की, अपना पेट भरा। तो इसी तरह से प्रकृति से हमें जमीनें मिली, हमने खेती की। तो प्रकृति से मिली हुई संसाधनों का इस्तेमाल करके जब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो वो सारे सीधे प्राथमिक व्यवसायों का हिस्सा बन जाते हैं। वनों से संग्रहण करते हैं, लकड़ी काटना, आखेट, घास के मैदान में पशु चराना, पशुओं से दूध, मांस और खाले आदि प्राप्त करना, नदी, झीलों और समुद्रों से मछली पकड़ना जिसको हम मत्स्य पालन कहते हैं, खानों से खनिज निकालना, उपजाऊ मैदानी भागों में कृषि करना आदि प्राथमिक व्यवसाय के उदाहरण हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, आप इस एग्जांपल्स को आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। ये वो सारे एग्जांपल हैं जो आपके प्राथमिक क्रियाएं यानी प्राइमरी एक्टिविटीज से रिलेटेड हैं। दोबारा समझ लीजिए, वनों से संग्रहण यानी जैसे लकड़ी बीनना या वनों से फूल पौधे ले आना, लकड़ी को काटना, आखेट यानी उससे जो आप कह सकते हैं कि जो हंटिंग होती है, जो शिकार करने वाली चीजें होती हैं, घास के मैदान में पशुओं को चराना, पशु से दूध और मांस निकालना, उनकी खालें निकालना, नदी, झीलें और समुद्रों से मछली पकड़ना यानी फिशिंग जिसको कहते हैं, मत्स्य पालन, जो माइंस या खान है वहां से खनिज निकालना, को उपजाऊ मैदान में कृषि करना, ये सारे प्राथमिक व्यवसायों के उदाहरण हैं। तो प्राथमिक क्रियाओं के एग्जाम्पल जब भी आपको देने होंगे, आप ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स उनको दे सकते हैं जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, मानव द्वारा अपनाए जाने वाले इन प्रमुख व्यवसायों का वर्णन इस प्रकार है। तो अगर पूरी प्राथमिक क्रियाओं को हम एक तरह से क्लासिफाई करना चाहें, वर्गीकृत करना चाहें या कंपोनेंट वाइज देखना चाहें, तो चार महत्वपूर्ण चीजें दिखाई देती हैं। एक, आखेट एवं भोजन संग्रह जिसको हंटिंग एंड फूड गैदरिंग कहते हैं। आखेट सीधे सीधे हंटिंग या जिसको कह सकते हैं कि आप शिकार करने से संबंधित है। पशुचारण यानी हर्डिंग, कृषि यानी एग्रीकल्चर, खनन यानी माइनिंग। यानी अगर आपको मुख्य चार उदाहरण प्राइमरी एक्टिविटीज के देने हैं या प्राथमिक क्रियाओं को देने हैं, तो आप ये चार महत्वपूर्ण उदाहरण प्राइमरी एक्टिविटीज के दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसके तरह तरह के पार्ट होंगे, तरह तरह के इसके तरीके होंगे। इन सभी पार्ट्स और तरीकों की हम डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, सभ्यता। अब सबसे शुरू करते हैं आखेट एवं भोजन संग्रह। अब देखिए, ये सबसे आदिकालीन या कह सकते हैं कि प्रिमिटिव जमाने से चले आ रहे प्राथमिक क्रियाएं हैं। जब इस दुनिया में पूरी तरह से संस्कृति का या सभ्यताओं का विकास अभी नहीं भी हुआ था, पाषाणकालीन इस जगहों पर या आदि मानव काल के जमाने से भी आप कह सकते हैं, आखेट और भोजन संग्रह का काम चल रहा है। यानी पशुओं को मारना, उनके मीट और मांस को पकाकर खाना और उससे अपना पेट भरना, यह शुरुआती दौर से ही चला हुआ आ रहा है। और या फिर भोजन घूम घूम के भोजन ग्रहण करना, भोजन का संग्रहण करना, लाकर उसको खाना। सभ्यता के प्रारंभिक दिनों में आदि मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने समीपीय वातावरण यानी आसपास के वातावरण पर दो कार्यों पर विशेष रूप से निर्भर करता था। पहला, क्यों अपने वातावरण पर से क्या करता था? पशु आखेट यानी पशुओं का शिकार करता था। दूसरा, जंगलों से खाने योग्य जंगली कंदमूल के एकत्रित करने पर, जो भी जंगल में फल मिल जाए या जंगल में जो चीजें आप खा सकें उन चीजों को इकट्ठा करना। यानी यहां पे वो हंटिंग करता था और ये गैदरिंग यानी कि शिकार करना और चीजों को संग्रहण करना, फल कंदमूल ये चीजें ले आना, ये आदि काल से ही मानवों का क्या रहा है? क्रियाकलाप रहा है, ये प्राथमिक क्रिया बना रहा है। अधिक ठंडे जैसे टुंड्रा प्रदेश, हमने टुंड्रा प्रदेशों की चर्चा की थी जो ऊंचाई पर ठंडे शीत मरुस्थल हैं, तथा अधिक गर्म जैसे विषुवत रेखीय प्रदेश के आदि मानव आखेट द्वारा अपना जीवन यापन करते थे। यद्यपि क्यों ये करते थे, इसका भी लॉजिक समझिए आप। जो विषुवत रेखा वाली जगह है, बहुत गर्मी है और बहुत बारिश भी होती रहती है, घने जंगल भी है, वहां खेती पॉसिबल नहीं है, विस्तृत वहां पर वाणिज्यिक कृषि आप नहीं कर सकते। अभी आगे आप देखेंगे उसको। इसी तरह टुंडा प्रदेशों में और कोई फसल नहीं उगा सकते, तो आपको क्या करना है? जंगलों से मिलने वाले कंदमूल, फल और जो जानवर है उनको मार के खाना पड़ेगा। यद्यपि आज मत्स्य ग्रहण का आधुनिकरण हो चुका है। अच्छा, पहले क्या होता था कि मछली भी पुराने तरीके से निकाली जा सकती थी, अब तो फिशिंग का नया नया तरीका आ चुका है।
परंतु बहुत से तटीय भाग के आदि मानव प्राचीन पद्धति से ही मत्स्य ग्रहण करते हैं। जैसे टुंडा प्रदेश के एस्किमो, ये एक आप जनजाति है, ये जो लोग होते हैं वेल मछली के लिए हार्पून का प्रयोग करते हैं और वो एक तरीका होता है पुराने काल से चला रहा है मछली पकड़ने का, तो आज भी ये दिखाई पड़ता है। भोजन संग्रह एवं आखेट विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न स्तरों पर किए जाते हैं और भोजन संग्रह और ये जो आखेट है, ये जो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर किया जाता है, ये प्राथमिक क्रिया का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है जो आपको ध्यान में रख के चलना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। यह कार्य कठोर जलवायु वाले आदि मानव करते हैं। कठोर जलवायु वाले आदि मानव यानी जहां पर बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स टेम्परेचर है या प्रतिकूल टेम्परेचर या प्रतिकूल जलवायु, वहां पर आदि मानव अपने भोजन, वस्त्र और मकानों की पूर्ति पशुओं एवं वनस्पतियों से करते हैं, क्योंकि इसमें किसी पूंजी निवेश और तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। तो ध्यान रखिएगा, जो आखेट और भोजन संग्रह है, एक तो ये आदिकालीन है, इसमें कोई तकनीक नहीं होगी, कोई नया इनोवेशन नहीं होगा, पुराने तरीके से किया जाता है और इसमें कम पूंजी लगेगी। जब कोई तकनीक नहीं रहेगी, नई मशीनें नहीं रहेगी, तो कम पूंजी पर चलेगा। भोजन संग्रह विश्व के दो भागों में किया जाता है, उच्च अक्षांशों में, निम्न अक्षांशों में। यानी जो आप देखते हैं ये आपके ट्रॉपिक्स हैं, अलग अलग अक्षांश जो हैं, तो जो बहुत ऊंचे हैं और नीचे हैं यहाँ पर किया जाता है, जो बहुत विषुवत रेखा के पास है वहां, और जो बहुत ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर ये दिखाई आपको देते हैं। ऊंचाई मतलब कि इक्वेटर लेटीट्यूड के हिसाब से, अक्षांशों के हिसाब से। उच्च अक्षांशों में उत्तरी कनाडा, बिल्कुल ठंडे इलाके ध्रुव के आसपास, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली आते हैं। ठीक है, ये उच्च अक्षांश दिखाई देंगे आपको। निम्न अक्षांशों में अमेजन बेसिन विषुवत रेखा के पास, कॉन्गो बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, आंतरिक भाग और ऑस्ट्रेलिया आते हैं। वर्तमान समय में कुछ भागों में भोज्य संग्रह के कार्य का व्यापारीकरण हो गया है। ये लोग वनों से प्राप्त छाल जैसे अर्जुन की छाल और जड़ी बूटियों को परिष्कृत करके बाजार में बेचने का कार्य करते हैं। ये एक इसमें नया चेंज है। पहले क्या होता था, ये केवल अपने इस्तेमाल के लिए ही भोजन, आखेट और भोजन संग्रह करते थे या जंगलों से संग्रह करते थे। अब वहां से निकल रही चीजों को वो बाजार में भी बेचते हैं, जो दवाई बनाने के काम में या लोगों के काम में आती है। तो इसमें थोड़ा परिवर्तन देखा गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो निर्वहन संग्रहण के क्षेत्र हैं, ये जो आप इलाके काले में देख रहे हैं, बहुत ऊंचाई के अक्षांशों के इलाके हैं, यहां पर ये भोजन संग्रह देखा जाता है। इसके अलावा कुछ ये जो काले आप जगह देख रहे हैं, ये दक्षिण पूर्वी एशिया का थोड़ा भाग, ये थोड़ा सा ठंडा प्रदेश, इधर मंगोलिया वाला, इधर अफ्रीका के कुछ भाग, यहां पर आप देख सकते हैं कि निर्वहन संग्रहण इस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो मैप के हिसाब से आप भी इसको ठीक से समझ सकते हैं, जो काले एरिया में ब्लैक में शेड किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट बात पर, पशुचारण यानी हर्डिंग। जब मानव ने यह सोचा कि उसके जीवन का भरण पोषण आखेट से नहीं हो पा रहा है, तो उसने पशुपालन को व्यवसाय बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोगों को यह लगा, आदि मानवों को लगा कि भाई हम कब तक घूम घूम के पशुओं का शिकार करेंगे और कब तक इससे काम चलाएंगे जंगलों से, ये काम हो नहीं पा रहा है। तो उन्होंने क्या प्रयास किया, उन्होंने प्रयास किया कि क्यों ना हम कुछ जानवरों को पाले, उनसे और बच्चे होंगे और बच्चे होंगे, घर में ही हमको खाना मिलता रहेगा। तो पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री का काम, हर्डिंग का काम शुरू हो गया। उसने विभिन्न जलवायु दशाओं में रहने वाले पशुओं को पालतू बनाया। पशु मनुष्य की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में विस्तृत घास के मैदान, मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों तथा टुंड्रा प्रदेशों में पशुपालन और पशुचारण व्यवसाय होता है। तो वही इलाके जहां पर कृषि करना पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा आप, ज्यादातर वो इलाके जहां कृषि करना पॉसिबल नहीं है, वहीं आखेट और संग्रहण होगा, वहीं पशुपालन जैसी चीजें आपको दिखाई देंगी, जहां मरुस्थलीय है या ठंडे प्रदेश है। विश्व में पशुपालन और पशुचारण व्यवसाय उन्हीं क्षेत्रों में किया जाता है जहां जनसंख्या कम पाई जाती है तथा वर्षा की अपर्याप्तता के कारण कृषि नहीं की जा सकती। अभी मैंने आपको यह चीज बताई है। वर्तमान में पशुपालन और पशुचारण व्यवसाय संसार के निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाता है। कहां? एक तो उष्णकटिबंधीय जो घास है, इनके मैदान के अंतर्गत अफ्रीका के सवाना, अफ्रीका में सवाना क्षेत्र है पूरा, आपने भौतिक भूगोल में देखा होगा, अभी मैप में दिखा दूंगा। दक्षिणी अमेरिका का लानोज और कॉम्पास का प्रदेश, जो बोलिविया ब्राजील के आसपास के क्षेत्र हैं, और दक्षिण अमेरिकी जो पूरा कॉन्टिनेंट में इलाका आता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के अंतर्गत यूरेशिया यानी एशिया और यूरोप को मिला के जो पार्ट है, जहां स्टेपीज आता है। उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, ये घास के मैदान है, ठीक है ना, प्रेरीज, कॉम्पोज। आप चलिए बताइए कमेंट सेक्शन में कि दुनिया के अलग अलग कॉन्टिनेंट में कहां कौन कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं। लानोस, पंपास, प्रेरीज, स्टेपीज कहां पाया जाता है, वेल्स, डाउन्स, सब बताइए चलिए कमेंट सेक्शन में। दक्षिण अमेरिका के पंपास, दक्षिणी अफ्रीका के वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स। ठीक है, ये डाउन्स है, हाउस नहीं, इसको डाउन समझ लीजिएगा। ठीक है, डाउन्स। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये वैसे तो बता दिया है, लेकिन आप फिर भी कमेंट सेक्शन में कंट्रीज वाइज भी बता सकते हैं। अब देखिए, पशुचारण में अर्ध मरुस्थलीय प्रदेशों के ब्रुसलैंड, टुंडा प्रदेश में रेंडियर और कैरियू पाले जाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग जानवरों के नाम है।
पर्वतीय प्रदेशों में भेड़ और याक, पशुओं से मांस, दूध, ऊन, खाल तथा अन्य प्रकार की वस्तुएं प्राप्त किया जा सकता है। पशुपालन व्यवसायों को दो वर्ग में बांटते हैं हम, चलवासी और व्यापारिक पशुपालन। अब देखिए जो ये पशुपालन भी है भी दो तरीके से देखा जाता है। एक है जो हमेशा एक जगह नोमैडिक हर्डिंग, एक जगह रुकते ही नहीं है, और एक होते हैं जो विस्तृत रूप से एक जगह रुककर, ठहर कर, नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करके नए नए तरीकों से पशुपालन का काम करते हैं। तो आइए इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। अब चलवासी पशु या नोमैडिक हर्डिंग देखते हैं। चलवासी पशुपालन का व्यवसाय चलवासी चरवाहों द्वारा किया जाता है। चलवासी चरवाहों की जीवन पद्धति का उनके पशुओं से घनिष्ठ संबंध होता है। बिल्कुल ठीक बात, वो एक साथ रहते हैं और एक साथ ही संबंध बना के चलते हैं। वे अपने पशुओं को प्राकृतिक चरागाहों पर चराते हैं। उनका क्या है कि कोई ऐसा पर्टिकुलर उनके लिए खेती करके या उनके लिए व्यवस्था करके नहीं चलाते हैं, वो प्राकृतिक रूप से जगहों को इस्तेमाल करते हैं और चलाते हैं। उनसे अपने लिए भोजन और वस्त्र और आवास की सुविधाएं जुटाते हैं, और मुख्य रूप से इनका कोई वाणिज्यिक या कॉमर्शियल मोटिव नहीं होता है। वो अपने इस्तेमाल के लिए क्या करते हैं, अपनी जरूरत की चीजों के लिए इनको पालते हैं, जहां जहां घास मिल गई वहां वहां लेके जाते हैं, पानी के लिए लेके जाते हैं और अपना काम चलाते रहते हैं। जब एक स्थान पर पशु चारा समाप्त हो जाता है तो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। मान लीजिए घास है बहुत अच्छी, 2-4 दिन वहां रुक गए, सब पशु चर गए, तो आगे कुछ दिन चले जाएंगे। इनको पेस्टोलिट्स भी कहते हैं, एक जगह वो रुकते नहीं है, चलते ही जाते हैं। खाना बदोश नाम आपने सुना होगा। कम घास वाले क्षेत्रों में भेड़, बकरियां, अच्छे चारागाहों पर गाय, अर्धशुष्क क्षेत्रों में घोड़े और गधे, मरुस्थली भागों में ऊंट, टुंडा प्रदेश में रेंडियर और उच्च पठारी भागों में याक पाले जाते हैं। देख लीजिए, जहां कम घास मिलेगी भेड़ बकरियां रहेंगी, जहां अच्छा मिलेगा गाय भैंसे दिख जाएंगी। अर्धशुष्क क्षेत्रों में घोड़े और गधे मिल जाएंगे। जो ऊंट होते हैं वो रेगिस्तानी इलाकों में मिल जाते हैं। तो ये वो क्षेत्र है जहां पर ये पशुचारण आसानी से किया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब पशुचारण और पशुपालन को समझ लेते हैं थोड़ा। पशुचारण और पशुपालन व्यवसाय घास के मैदानों, मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों एवं टुंडा प्रदेशों में किया जाता है। ठीक है, यह अब एक व्यवसाय बन चुका है, आप देख सकते हैं। पशुओं से मांस, दूध, ऊन, खाल और अन्य वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं। ठीक, और इनके दो तरीके के महत्वपूर्ण डिवीजन भी किए गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलवासी पशुचारण पूर्वी अफ्रीका के तटीय भाग, सऊदी अरब, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, चीन और मंगोलिया के शुष्क भागों में, यूरेशिया और टुंड्रा के सीमांत प्रदेश, पश्चिमी यूरोप के नॉर्वे और स्वीडन, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के मालागासी में होता है। वो ये क्षेत्र हैं जहां पर प्राकृतिक रूप से ये चलवासी पशु रह रहे हैं, चलवासी पशुचारण हो रही है, और वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहते हैं। यह पशु केवल प्राकृतिक घास पर निर्भर करते हैं। इनका कोई, आप कह सकते हैं कि कोई प्रोफेशनल तरीके से घास देकर और उनको तैयार नहीं किया जा रहा है। जैसे आप डेयरी फार्मिंग में देखते हैं कि बड़े बड़े घास वहां पर उनको उपलब्ध कराए जाते हैं, खाने पीने की चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं तो इनका प्रवास मौसमी होता है, जिसे ऋतु प्रवास कहते हैं। एक मौसम एक जगह रुक गए, फिर मौसम चेंज हुआ और दूसरी जगह चले जाते हैं। भारत में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में चरवाहे ग्रीष्म ऋतु में पहाड़ों की ओर और शीतल ऋतु में मैदानों की ओर प्रवास करते हैं। आप देखते होंगे जब गर्मी आती है तो बहुत सारी पहाड़ी अपने भेड़ों को लेकर आपके इलाके में देखते होंगे, मैदानी इलाकों में, वो सब पहाड़ों से आए रहते हैं। तो ठंडी जब उधर पड़ती है तो इधर आ जाते हैं, और गर्मियों में वो ठंडे जगह चले जाते हैं। तो ये भारत में भी पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। आज के वैज्ञानिक युग में चलवासी चरवाहों के जीवन में काफी परिवर्तन हो गया है, और अब यही आप देख सकते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग इलाकों में, जो मैंने आपको जगह बताएं, अब यही चलवासी पशुचारण के स्थान पर व्यापारिक पशुचारण, जैसे उत्तरी अमेरिका, ये देखिए नॉर्थ अमेरिका में काफी पशुचारण व्यापारिक कमर्शियल हो गया है ना। दक्षिणी अमेरिका जो ये पूरा इलाका है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के खास करके तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर डेयरी उद्योग बहुत फेमस हो गया है। मेलबर्न जैसे इलाके, मेलबर्न के आसपास और सिडनी के आसपास, यहाँ डेयरी उद्योग बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा नीदरलैंड्स का जो इलाका है वहाँ भी डेयरी उद्योग बहुत अच्छे से फेमस हुआ है। कुछ स्थायी कृषक जैसे खिरकीज, कजाक आदि हो गए हैं, ये वहाँ के लोग हैं जो इस तरह की पशुचारण करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि व्यापारिक या वाणिज्यिक पशुपालन क्या है। तो आप नाम से समझ सकते हैं, जब पशुपालन को हम कमर्शियल यूज के लिए या कमर्शियल फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, उससे फायदा निकालने का प्रयास करते हैं, तो इसको वाणिज्यिक या व्यापारिक पशुपालन कहते हैं। व्यापारिक पशुपालन का प्रचलन बहुत पहले से हो रहा है। अब दूध, मक्खन, मांस, ऊन और खाल जैसे पशु उत्पादों की मांग बहुत बढ़ गई है। इस मांग की पूर्ति के लिए पशुओं को विस्तृत घास भूमि पर आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार पाला जाता है। इन्हें एक निश्चित स्थान पर बाड़ों में रखा जाता है तथा पशु उत्पादों का व्यापार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। तो इनको क्या किया जाता है, एक निश्चित समूह के अंदर रख दिया जाता है, एक निश्चित जगह के अंदर रख दिया जाता है, और फिर उनको क्या किया जाता है, तरह तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, उनको उस तरह का अनुकूल प्रोवाइड किया जाता है, माहौल रहने का, साफ सफाई, वैज्ञानिक तरीके, जो पूरी फार्मिंग होती है ना, डेयरी फार्मिंग, वैसा पूरा व्यवहार किया जाता है। और पूरी दुनिया में आपको पता है कि दूध चाहिए, मक्खन चाहिए, मांस चाहिए, तो केवल नेचुरल तरीके से जिसके पास पशु है
वो तो दे नहीं सकते, तो इसको फुलफिल करने के लिए बड़े स्तर पर इसका किया जाता है। आप देखिए बड़े बड़े शहरों में आपके घर में पैक मिल्क आता है, मक्खन, दूध, दही आता है, तो कैसे आता है? इन्हीं कमर्शियल जो है रेयरिंग के, एनिमल रेयरिंग या हस्बेंड्री से आता है। अब ये दुनिया के आपको वो जगह दिखाई पड़ रहे हैं जहां पर ये बहुत ज्यादा विकसित है। तो आप देख सकते हैं चलवासी पशु, ये चलवासी पशु वाले क्षेत्र हैं जो मैंने पहले डिस्कस आपसे कर लिए हैं। ये देखिए ये इलाके जो एशिया के हैं, ठंडे प्रदेश ये जो है, ये चलवासी पशु वाले हैं, कमर्शियल वाले नहीं है। मैं फिर बता देता हूं, ठीक है। ये जो ब्लैक में आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये चलवासी पशु वाले इलाके हैं। व्यापारिक पशुपालन विश्व के निम्न भागों में किया गया है। उत्तरी अमेरिका का प्रेयरी क्षेत्र जो उत्तर से दक्षिण की ओर, पश्चिमी कनाडा, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको तक, तो जो पूरा नॉर्थ अमेरिका वाला क्षेत्र है, अगर आप मैप में देखें ये ऊपर वाला इलाका, यहां पर कमर्शियल बहुत ज्यादा है। ब्राजील का पठारी भाग और अर्जेंटीना का पंपास घास, ये ब्राजील वाला इलाका और पंपास का इलाका यहां की तरफ आपको दक्षिणी अमेरिका में दिखाई देगा, ठीक है। इसके अलावा वेनेजुएला का जो लानोस है वो भी इंपॉर्टेंट है, वेनेजुएला भी दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड स्थल, ये आप अगर देखना चाहें ये एकदम नीचे बिल्कुल, तो यहाँ का वेल्ड स्थल वो घासीय मैदान है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का शीतोष्ण घाट, कैस्पियन सागर के पूर्व में लाल सागर का उत्तरी भाग विश्व के अधिकांश व्यापारिक पशुपालन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, मैं मैप में भी आपको दिखा दूंगा। ये वो इलाके हैं जहां पर कमर्शियल या वाणिज्यिक रूप से पशुपालन किया जा रहा है और पशुपालन के जरिए नए नए रोजगार की पद्धति अपनाई जा रही है और जो डिमांड है पूरी दुनिया की दूध, दही, घी, मक्खन, मांस की, उसको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है और इस पूरी गतिविधि को हम प्राइमरी एक्टिविटीज में ही रखने का काम करते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब आइए इसको थोड़ा मैप से भी देख लेते हैं। तो देखिए जो वर्ल्ड मैप आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो सडेड एरियाज है और जो ये आप देख रहे हैं कि ब्लैक साइड में दिखाए गए जो जगह हैं वो ये इलाके हैं जहां पर वाणिज्यिक पशुधन पालन होता है। यानी जो पशुधन है, जो एनिमल हर्डिंग है, वो कमर्शियल तरीके से की जाती है, यानी कि पैसा कमाने के लिए। जैसे ये एशिया के कुछ भाग आप देख रहे हैं, इसके अलावा यूरोप में कुछ नीदरलैंड्स के भी इलाके हैं, उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका के जो इलाके हैं, इसके अलावा अफ्रीका में जो नीचे वाले हिस्से हैं, बोत्सवाना के आसपास के ये बाउंड्री लगे वाले इलाके, और सबसे महत्वपूर्ण ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश है जहां पर ये जो एनिमल हर्डिंग है या फिर आप कह सकते हैं कि वाणिज्यिक रूप से पशुधन चारण किया जाता है, वाणिज्यिक रूप से पशुओं को रखा जाता है और उसे कमर्शियल तरीके से फायदे कमाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए व्यापारिक पशुपालन के लिए अति आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। जब भी आप आंसर लिखेंगे कभी डिफरेंस लिखना होगा कि एक अपने इस्तेमाल के लिए, एक वाणिज्यिक व्यापारिक रूप से, तो जो व्यापारिक रूप से होता है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बड़ा रोल होता है। आप अगर कभी जाकर देखें या कभी यूट्यूब पर भी देखें कि जो बड़े बड़े डेयरी फार्म्स हैं या जहां पर पशु रखे जा रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी तकनीक का इस्तेमाल करके बड़े बड़े जिसको बाड़ा कहते हैं या उस कंपार्टमेंट्स बना बना के उसमें वो रखे जाते हैं। उनके नहाने की सुविधा, उनके न्यूट्रिएंट्स फूड खाने की सुविधा, इसके अलावा उनके दूध निकालना है, या जैसे मान लीजिए कहीं भेड़ भी रखे जाते हैं तो उनके जो ऊन निकालने या वूल उनके शरीर के ऊपर से निकाला जाता है, उसके लिए अलग मशीनें बनाई गई हैं, बड़े आराम से निकाल लिया जाता है। तो बहुत ही मैकेनाइज्ड मशीनों का इस्तेमाल करके सारा चीज होता है। पशुओं के प्रजनन, आप देखिए कि जो आर्टिफिशियल सिमेनाइजेशन होता है, यानी जो बच्चा पैदा करने की प्रोसेस है पशुओं की, उसको भी आर्टिफिशियल और साइंटिफिक कर दिया गया है। नस्ल सुधार, पशु रोगों की रोकथाम, बीमार पशुओं का इलाज, ये सब पर ध्यान दिया जाता है और ये बिल्कुल इसके लिए डेडिकेटेड डॉक्टर्स, डेडिकेटेड एक टीम रहती है। पशुओं को बड़े बड़े बाड़ों में रखा जाता है। ये बाड़े सैकड़ों वर्ग किलोमीटर में फैले रहते हैं और इनको रेंज कहा जाता है। जैसे आप ये देख सकते हैं बड़े बड़े कंपार्टमेंट्स में रखे हुए हैं पशु। बाड़ों को कांटेदार तार के द्वारा खंडों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक खंड को बारी बारी खोल दिया जाता है कि जाकर वो खाना खा सकें या घास चर सकें। तो ये बड़ी टेक्निकल तरीके से और इसकी पूरी प्लानिंग की जाती है। इसकी टीम होती है, इंजीनियर्स होते हैं जो इस चीज का ध्यान रखते हैं। तो ये हम पशुचारण देख रहे थे, जो प्राथमिक क्रियाएं हैं। इसमें सबसे पहला जो हम हिस्सा देख रहे थे आखेट, हमने पहले देखा। आखेट के बाद फूड गैदरिंग, फिर हम पशुचारण पर आए। तो ये भी सारी चीजें क्या है, सीधे सीधे भौतिक पर्यावरण से जुड़ी हुई चीजें हैं, जिसमें कुछ चीजें बिल्कुल उसी तरह से हैं आदिकाल से जैसे चली आ रही हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हमने मैकेनाइज किया हुआ है या थोड़ा सा उसमें सुधार करके उसकी नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करके यूज करने का प्रयास किया है। अब जिस सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पर हम आए हैं वो है एग्रीकल्चर या कृषि, जो प्राथमिक क्रिया की रीढ़ की हड्डी है या जो सबसे अधिक प्राथमिक क्रियाओं से जुड़ी हुई है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कृषि या एग्रीकल्चर। अब देखिए कृषि का सीधा सीधा मतलब यह है कि जमीन को जोत के उसमें से फसल उगाना, सीधा मतलब यह है। अब इसके कुछ पुराने तरीके रहे हैं, कुछ नए तरीके रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि कुछ पारंपरिक खाद्यान्न फसलें ही उगाई जाती थी, बाद में इसमें नए नए तरीके की चीजें ऐड हुई। कुछ कृषि ऐसी होती है जो किसान केवल अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करता है, कुछ ऐसी होती है जिसको वो कमर्शियल या वाणिज्यिक रूप से करता है। इन सारे चीजों को थोड़ा सा विस्तार में देखेंगे कि कैसे कृषि एक प्राथमिक क्रिया है और क्या इसका महत्वपूर्ण योगदान है।
देखिए, मिट्टी को जोतने, गोड़ने, फसल उगाने की कार्य प्रणाली को कृषि कहते हैं। ठीक, यानी देखिए, मिट्टी को आपने क्या किया, नॉर्मल मिट्टी थी, उसको ट्रैक्टर से या पहले क्या करते थे, हल से उसको जोतते थे, फिर उसको गोड़ते थे, यानी उस मिट्टी को उस लायक बनाते थे कि बीज डाल सके, और फिर फसल उगाने की जो पूरी प्रणाली है, जो जो हम फसल उगाने की प्रणाली में करते हैं, बीज डालना, फिर उसमें पानी डालना, खाद डालना, फिर कुछ दिन बाद वो बड़ा हो जाता है, फिर उसको पानी देना, फिर उसको काटना, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर या कृषि कहते हैं। ये एक कला है, ठीक है, ये एक अपने आप में आर्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। कृषि मानव का सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऑक्यूपेशन है। और आज भी दुनिया की बहुत भारी जनसंख्या, और खास करके अफ्रीका और एशिया जैसे महाद्वीपों की जनसंख्या जो है, दक्षिण अमेरिका जैसे देशों की जनसंख्या जो है, वो बहुत ज्यादा कृषि पर क्या है, आधारित है। जो विकसित देश है वहां भी कृषि पर आधारित बहुत लोग हैं, और उन्होंने तो काफी उसको वाणिज्यिक या ऑक्यूपेशनल बना रखा है। लेकिन जो आप कह सकते हैं कि प्रिमिटिव तरीके से, पुराने तरीके से खेती करने वाली जो जनसंख्या है, वो एशिया, अफ्रीका जैसे महाद्वीपों में पाई जाती है। भारत आज भी क्या है, एक कृषि प्रधान देश है, और यहां पर 50 से 60% लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़े हुए हैं। तो कृषि मानव का सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय है, क्योंकि इससे समस्त संसार की भोजन और वस्तु की आवश्यकताओं की पूर्ण होती है। भाई, अगर कृषि नहीं होगा, प्राथमिक क्रियाएं नहीं होंगी, तो आगे की इंडस्ट्रीज के लिए भी कच्चा माल कहां से आएगा, और लोगों को जीने के लिए जो भोजन चाहिए, जो जरूरी सामान चाहिए, उसके लिए भी कृषि सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा अनुमान है कि कृषि का प्रारंभ दक्षिणी पश्चिमी एशिया में लगभग 4000 ईसा पूर्व हुआ था। तो यह भी एशिया से ही प्रारंभ इसका दिखाया जाता है, और 4000 ईसा पूर्व में दिखाया जाता है। ठीक है, भूतल पर विभिन्न प्रकार की भौतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के अंतर्गत अलग अलग भागों में अलग अलग कृषि पद्धति अपनाई जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। तो पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड है, अब पूरे वर्ल्ड में अलग अलग तरह की मिट्टी है, अलग तरह की जलवायु है, अलग तरह की जलापूर्ति है, अलग तरह की वहां बीज पाए जाएंगे, अलग तरह की वहां पे सूर्य की रोशनी मिलने का समय है, अलग तरह के वहां पे वर्षा होने का पूरा पैटर्न है। तो दुनिया में जहां जहां अलग अलग तरह की ये चीजें पाई जाती हैं, उसी तरह से अलग अलग तरह की कृषि पद्धति भी अपनाई जाती है। कहीं ऐसा आपको दिखाई देगा कि स्थानांतरित कृषि, यानी एक जगह कृषि नहीं हो पा रही है। कहीं ऐसा दिखाई देगा कि वहां मैदानी भागों में बिल्कुल स्थायी कृषि हो रही है। कहीं आपको दिखाई देगा कि केवल जो है वो खाद्यान्न पशुओं की फसल उगाई जा रही है। कहीं आपको दिखाई देगा कि अलग तरह की फसलें उगाई जा रही हैं। तो ये सारी चीजें अलग अलग पद्धतियों से आती हैं। कहीं स्थानांतरित कृषि होती है, कहीं स्थानाबद्ध कृषि होती है, कहीं गहन कृषि होती है, कहीं विस्तृत कृषि होती है, कहीं जीविकोपार्जन यानी सब्सिस्टेंस फार्मिंग यानी केवल अपने जीविका चलाने के लिए होती है, और कहीं या निर्वाहन कृषि भी उसको कहते हैं, कहीं मुद्रादायनी कृषि होती है जिसको हम कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। ये सारी चीजें प्रचलित है, और इन सभी का वर्णन हम एक एक करके करेंगे। यानी जो हमारी पृथ्वी है उस पर जो भी फिजिकल यानी भौतिक रूप से जो भी परेशानियां और आर्थिक रूप से जो भी परिस्थितियां मौजूद हैं, उन्हीं परिस्थितियों के अनुसार पूरी दुनिया में अलग अलग जगह कृषि को फॉलो किया जाता है, कृषि को किया जाता है। तो आइए समझते हैं थोड़ा सा कि क्या क्या इसके पैटर्न है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीविकोपार्जन कृषि, जिसको कहते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। जीविकोपार्जन कृषि का मतलब हो गया कि जब किसान केवल अपने इस्तेमाल के लिए कृषि करेगा। जैसे मान लीजिए, खासकर इसमें छोटे जमीन के मालिकों का ज्यादा नाम आता है। मान लीजिए कोई किसान है, उसके पास 4 या 5 लोग घर में हैं, तो उन 4-5 लोगों का पेट भरने भर की जब कृषि की जाएगी तो उसको जीविकोपार्जन या निर्वाहन कृषि कहते हैं। इसमें कोई एक्स्ट्रा उत्पादन नहीं है जिसको आप बाजार में ले जाकर बेचे। इसे निर्वाहन कृषि भी कहते हैं। इस प्रकार की कृषि में कृषक अपनी तथा अपने परिवार के सदस्यों की उदर पूर्ति के लिए फसलें उगाता है, यानी अपना पेट भरने के लिए जो फसल उगाया जाता है वो जीविकोपार्जन कृषि में कहा जाता है। इसमें किसान वह सभी फसलें उगाता है जिसकी उसे आवश्यकता होती है। इस प्रकार की कृषि में फसलों का विशिष्टीकरण नहीं होता। इसमें चावल, दलहन, तिल तथा सन आदि पैदा किया जाता है। तो जो खाद्यान्न फसलें हैं जिसको आप रोज खा सकते हैं, वो फसलें उगाई जाती हैं। ये चाय की खेती आप देख रहे हैं, ये तो कमर्शियल में आ जाएगा, ये साथ में जुड़ा हुआ है। लेकिन जीविकोपार्जन कृषि में सीधे सीधे चावल, दाल, गेहूं जो आपको डेली डेली इस्तेमाल करनी है अपनी जिंदगी में, और अपने परिवार की आवश्यकता के लिए केवल अगर आप कृषि करेंगे तो वो जीविकोपार्जन का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, विश्व में इस प्रकार की कृषि 2 रूप में मिलती है। एक आदिम जीविकोपार्जन कृषि जो स्थानांतरित कृषि के समान है। ठीक, स्थानांतरित कृषि के समान है। गहन जीविकोपार्जन कृषि जो पूर्वी और मानसूनी एशिया में प्रचलित है। देखिए, अब केवल अपने ही जरूरत की चीजों का इस्तेमाल करके जो कृषि की जाती है वो जीविकोपार्जन कृषि है। लेकिन ये भी 2 तरह से, एक आदिम यानी बहुत पुराने तरीके से है जिसमें क्या स्थानांतरित, जिसमें क्या होता था, जिसको अंग्रेजी में स्लैश एंड बर्न भी कहा जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्लैश एंड बर्न अंग्रेजी में इस नाम जहां भी आएगा आप समझ लेंगे इसका क्या मतलब है, मैं बताता हूं आपको। ठीक है, इसके अलावा हिंदी में झूम,
मिल्पा, कई तरह के नाम से जानी जाती है झूम खेती। इसमें क्या होता था कि एक स्थान पर खेती नहीं की जाएगी, कुछ दिन एक जगह खेती की जाएगी, जंगल साफ करके जमीन बनाया जाएगा, बाद में उस जगह को छोड़ के आगे बढ़ जाया जाता है और नई जगह जाकर खेती की जाती है। और गहन जीविकोपार्जन कृषि क्या है, एशिया वगैरह में प्रचलित है, जो थोड़ी स्थिर रूप से है। आइए देख लेते हैं। अब देखिए, ये आपको आदिकालीन निर्वहन कृषि दिखाई देगा अभी भी। दक्षिण अमेरिका का ऊपर वाला हिस्सा जो है ब्राजील के ऊपर, इसके अलावा अफ्रीका में जहां सवाना वगैरह वाले इलाके हैं, ये जो थोड़ा दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ नीचे दिखाई देगा। तो ये आपको आदिकालीन निर्वाह के क्षेत्र हैं, जहां पर क्या होता है, पुराने तौर तरीके से अभी भी निर्वहन के लिए खेती की जाती है। अब इसका क्या इंपॉर्टेंट इसमें इसके जिसको कह सकते हैं कि इसके लक्षण है, उसको थोड़ा देखते हैं। देखिए, स्थानांतरी पद्धति के अंतर्गत कृषि के लिए वनों को काटकर ऐसी भूमि चुनी जाती है। ये वन काट दिए गए और यहाँ भूमि चुन ली जाएगी, और भूमि चुन के फिर वहां पर क्या होगा, फसल उगाया जाएगा, कुछ दिन बाद उसको छोड़ के चले जाएंगे। तो स्थानांतरी पद्धति के अंतर्गत कृषि के लिए वनों को काटकर ऐसी भूमि चुनी जाती है जो ढालू हो और जल निकासी हो सके, जहां जल जमा ना हो, वो आराम से नीचे चली जाए। भूमि का चुनाव कर लेने के बाद वृक्षों को काट दिया जाता है और घास और झाड़ियों को क्या किया जाता है, जला दिया जाता है। इस राख युक्त भूमि में बीज बोकर फसल ले ली जाती है। ठीक है जी। तो वो क्या करते हैं, खासकर पहाड़ी इलाकों में ज्यादा किया जाता है, जो थोड़ी ढाल वाली जमीन होगी, जहां पानी ना रुके और बरसात हो रही हो, तो वो क्या करते हैं, उसको पेड़ को काट के झाड़ों को वहां जला देते हैं। तो वहां राख जमीन में मिला देते हैं, वो खाद या उर्वरक का काम करती है। वहां कुछ दिन खेती करेंगे, फिर उसको छोड़ दे देंगे। कुछ वर्षों तक खेती करने के बाद भूमि अनुपजाऊ हो जाती है और उसे छोड़ दिया जाता है, और फिर कृषि के लिए नई भूमि का तलाश शुरू किया जाता है। तो ये उस जमाने में हुआ करता था जब जनसंख्या बहुत कम थी, आदिम खेती किया जाता था। आज के लिए ये उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा, पर्यावरण का बहुत नुकसान होगा, और इससे जमीनों का अभी क्या होगा, एक तरह से डिग्रेडेशन या नुकसान ज्यादा करने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। अब देखिए, भारत में इसे झूमिंग, मध्य अमेरिका में मिल्पा, ब्राजील में रोका कहते हैं। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में ऐसी कृषि की जाती है। तो आज भी भारत के जो नॉर्थ ईस्ट इलाके हैं वहां ये देखा जाता है, बहुत कम हालांकि हो गया है, लेकिन ये ध्यान रखेंगे, इसे झूमिंग खेती कहते हैं, मध्य अमेरिका में मिल्पा कहते हैं, ब्राजील में रोका कहते हैं। कभी कभी अलग से इस नाम को पूछ लिया जाता है कि आदिम जीविकोपार्जन को क्या कहते हैं, और अंग्रेजी में स्लैश एंड बर्न, आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है जीविकोपार्जन की गहन खेती, जिसको इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। हाँ, एक चीज जान लीजिएगा, जीविकोपार्जन लगाए तो यहां भी अपने ही इस्तेमाल के लिए होगा, इसको बेचा नहीं जाएगा। गहन जीविकोपार्जन कृषि उन स्थानों पर की जाती है जहां कृषि योग्य भूमि सीमित मात्रा में उपलब्ध हो, परंतु अधिक जनसंख्या के कारण खाद्यान्न की आवश्यकता अधिक होती है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहां क्या होता है, यहां पे कृषि की भूमि तो होगी, लेकिन बहुत थोड़े जगह के लिए होगी, बहुत कम में उपलब्ध होगी, और जनसंख्या ज्यादा है तो खाद्यान्न की जरूरत ज्यादा होगी। तो जितनी भूमि रहती है किसी तरह उसमें उपजा के अपना काम चलाया जाता है। इस प्रकार की कृषि मानसून एशिया के घने देश जैसे चीन, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, मलेशिया, फिलीपींस आदि में की जाती है। यहाँ क्या होता है, ऐसा नहीं कि पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ थोड़ी भूमि रहती है जिस भूमि पर आप अपनी फसल उगा सकें, लेकिन यह महत्वपूर्ण बात है कि वहां उगाने के बाद जनसंख्या इतनी रहती है कि लोग अपने ही भरण पोषण में उसको खत्म कर देते हैं, एक्स्ट्रा भूमि या एक्स्ट्रा उनके लिए बचता नहीं है। जीविकोपार्जन कृषि के अंतर्गत चावल सबसे महत्वपूर्ण फसल है, तो इसमें राइस देखा जाता है कि बड़ी महत्वपूर्ण फसल है जो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, गहन जीविकोपार्जन में आप देखिए, भारत, चाइना, ये जो इलाके हैं यहाँ पर ये ज्यादा देखा जाता है, जहां पर जनसंख्या भी बहुत ज्यादा होती है, और यहाँ की कृषि जो है गहन जीविकोपार्जन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत फेमस है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ केवल कुल मतलब यह है कि कृषि में जो की जाती है वो अपने ही इस्तेमाल में उसको खत्म किया जाता है, उसमें एक्स्ट्रा बचता नहीं कि आप किसी को इस्तेमाल कर सकें। अब देखिए, इस कृषि के दो पार्ट हैं। ये जो गहन जीविकोपार्जन आपने देखा, इसके भी दो भाग हैं। एक चावल प्रधान गहन जीविकोपार्जन कृषि, यानी एक ऐसा सब्सिस्टेंस फार्मिंग जहां पे राइस प्रमुख हो, इसमें चावल मुख्य फसल होती है। उर्वरता के लिए पशुओं के गोबर की खाद, हरी खाद का प्रयोग किया जाता है, प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है। देखिए, चावल की खेती आप देख रहे हैं, ये जो आप छोटे छोटे देख रहे हैं बीज के गोले हैं, ये जो रोपाई का एक प्रोसेस होता है जिसको रोपना कहते हैं, ये प्रोसेस है। ये इसमें क्या होता है, पहले एक जगह चावल का बीज डाल के उगा लिया जाता है, फिर उसको उखाड़ के और फिर 2-2, 4-4, 5-5 करके इनको फिर से गाड़ दिया जाता है ताकि चावल की खेती हो सके। ये बहुत ही कठिन खेती है, बहुत गेहूं के मुकाबले इसमें थोड़ा ज्यादा मेहनत, ज्यादा पानी और ज्यादा खाद की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। भारत में वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब जैसे इलाके में ये ज्यादा पाया जाता है। और एक में चावल है, एक में चावल रहित जीविकोपार्जन है। ठीक है, तो मानसूनी एशिया के अनेक भागों में धरातलीय और जलवायु की भिन्नता के कारण धान की फसल उगाना संभव नहीं है। तो धान से ही चावल निकलता होता है, पैडी क्रॉप। अतः अन्य फसल उगाई जाती है, जैसे गेहूं,
ठीक, मंचूरिया कोरिया में सोयाबीन, जौ, सोरगम जापान में सिंधु गंगा के मैदान, जापान में फिर सोरगम जापान में सिंधु गंगा के मैदान में गेहूं, दक्षिण पश्चिमी शुष्क भाग में ज्वार बाजरा। तो चावल के अलावा भी ये सारी फसलें हैं जो ये क्या है गहन जीविकोपार्जन में उगाया जाता है। भारत में चावल और गेहूं दोनों उगाया जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां केवल और केवल गेहूं उगाया जाता है। अगर आप पंजाब को भी देखें तो वहां पे 70% से ज्यादा केवल गेहूं उगाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, गेहूं रबी की फसल है। देखिए फसल के हिसाब से 2-3 सीजन है भारत में, ये ध्यान रखेंगे आप। कौन से? रबी, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण, आप कृषि पढ़ रहे हैं तो इसको जरूर समझ लीजिए। एक है रबी, ठीक, खरीफ और जैद, ठीक, प्रमुख रूप से। रबी जो है ये क्या है? शरद ऋतु, सर्द की फसलें हैं। खरीफ जो है ये मानसून की फसलें हैं, ठीक, और ये ग्रीष्मकालीन फसलें हैं। ठीक है, या गर्मी आप कह सकते हैं कि गर्मी की फसलें हैं। अब देखिए होता क्या है, ये लगभग आपकी जनवरी से अप्रैल तक की फसल होती है। ठीक है, जनवरी के आसपास या जनवरी से थोड़ा पहले इसको बोया जाता है और ये अप्रैल के आसपास कट जाती है। इसमें सबसे प्रमुख है गेहूं, क्योंकि गेहूं की चर्चा हो रही थी इसलिए आप समझ लीजिए इसमें गेहूं सबसे प्रचलित है। खास करके मैं भारत के हिसाब से इस फसलों को बता रहा हूं, ये रबी खरीफ जो भी आप देख रहे हैं मैं भारत के हिसाब से आपको बता रहा हूं। ठीक है, गेहूं, ठीक। इसके अलावा ये मानसून में इसमें सबसे प्रमुख फसल है चावल या धान जिसको आप कह सकते हैं, है ना, चावल तो उसका निकलता है धान। ये जो जायद फसलें हैं इसमें जो पानी युक्त होते हैं जैसे कि जो आप वाटरमेलन, ककड़ी, ये सारी चीजें देखते हैं, खीरे, ये सारा इस जायद फसल में होता है। 2-3 महीने, ये आप कह सकते हैं कि अप्रैल से जुलाई तक की फसलें, अप्रैल से जुलाई तक की। ये खाद्यान्न फसलें नहीं होती हैं, इसमें पानी युक्त जो तरबूज अगर आप खाते हैं, इसके अलावा ककड़ी, खीरे, ये सारी चीजें इसकी महत्वपूर्णता है। खरीफ क्या होती है? ये लगभग आपका जुलाई से या अगस्त भी कह सकते हैं, जुलाई से नवंबर तक की फसलें हैं। ठीक है, जिसमें चावल प्रमुख रूप से है। तो ये रबी, खरीफ और जायद 3 तरह की सीजन हमारे देश में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो गहन खेती है, जो जीविकोपार्जन कृषि है, इसमें एक चावल युक्त है और एक चावल रहित है। चावल रहित में आप गेहूं, जौ, ज्वार बाजरा, ये सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं क्या है? जीविकोपार्जन जो कृषि है, सब्सिस्टेंस कृषि की विशेषताएं क्या है? खेत छोटे आकार के होते हैं, जाहिर सी बात है, शुरू मैंने बताया कि अगर खेत छोटे हैं तभी आप वो जीविकोपार्जन कृषि कहते हैं। ज्यादा खेत होते तो ज्यादा फसल होती तो बेच भी देते, लेकिन नहीं, खेत छोटे हैं। कृषि भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव होने के कारण भूमि का अधिकतम या गहनतम उपयोग होता है। वर्ष में 2 या 3-4 फसलें प्राप्त हो जाती हैं। मशीनीकरण का अभाव है, हाथ से ही सारी फसल उगाई जाती है। बहुत ज्यादा मशीन या पूंजी नहीं लगा सकते, क्योंकि पूंजी अगर लगाएंगे तो बेच के पैसा भी लाना पड़ेगा, बेचने के लिए फसल ही नहीं होती। तो ज्यादातर हाथों से ये खेती की जाती है, इसमें मशीनों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे ट्रैक्टर वगैरह हैं, ये आप देख रहे हैं, ये इसमें नहीं रहेगा, इसका अभाव रहेगा। ठीक, इसमें मानवीय श्रम, जैसे कि हाथ से ये बैल लेकर जोत रहा है, तो है ना, इसमें मानवीय श्रम का ज्यादा उपयोग होगा। कृषि में साधारण और परंपरागत उपकरणों का प्रयोग होगा। ये परंपरागत देख रहे हैं, बैलों की जोड़ी, ये एक कन्वेंशनल तरीका है खेती करने का। खाद्यान्न फसलों का उत्पादन, गहन कृषि के कारण मिट्टी की उर्वरता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। मृदा की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने के लिए खादों का प्रयोग होता है, और ये खाद भी ज्यादातर क्या होते हैं? ऑर्गेनिक होते हैं, यानी जैविक खाद, इसमें आप कह सकते हैं यहां जैविक खादों का ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैविक खाद क्या होते हैं? जो गाय भैंस के गोबर से बनाए जाते हैं। ठीक है, और वो गोबरों को बहुत दिन तक रख के सड़ा के और उसे खाद बनाने की प्रक्रिया की जाती है, जिसको इस्तेमाल किया जाता है खेतों में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इसके 4 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण पॉइंट पे। अभी तक हम जीविकोपार्जन कृषि कर रहे थे, अब हम पहुंचेंगे व्यावसायिक कृषि यानी कमर्शियल फार्मिंग पर, कि इसका क्या मतलब है। जब कृषि व्यापारिक दृष्टिकोण से की जाती है तो उसे व्यापारिक कृषि कहा जाता है। यानी जब इसका लक्ष्य क्या होगा? जब इसका लक्ष्य क्या होगा? एक तरह से पैसा कमाना होगा, कमर्शियल करना होगा, ट्रेड करना होगा, तो उसको व्यापारिक कृषि कहा जाएगा। इसके अंतर्गत विशेष प्रकार की नगदी फसलें, कैश क्रॉप उगाई जाती है। इसमें पैदा की जाने वाली प्रमुख फसलें रबड़, कोको, कहवा, चाय, नारियल, ताड़, पटसन, कपास, अनानास, केला और गन्ना आ रहा है। ये वो फसलें हैं जिसको आप बाजार में बेच सकते हैं। ये वो फसलें हैं जो आपको डेली यूज पर खाने की चीजें नहीं है, मार्केट डिमांड को पूरा करने के लिए। यानी आप कृषि तो कर रहे हैं, लेकिन आपका असली ध्येय व्यापार है। और इन्हीं फसलों पर क्या बेस्ड होती है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज।
ठीक, यानी कृषि आधारित उद्योग। क्योंकि अगर गन्ना रहेगा तो उससे चीनी बनेगी, चाय की पत्तियां अगर आप उगाएंगे तो उससे फिर चाय पत्ती बनेगी, और कॉफी से अलग अलग तरह की कॉफी बनेगी। तो ये जो सारी चीजें हैं ये सीधे सीधे क्या होगा, ये अनानास वगैरह को फिर आप क्या करेंगे, उसका जूस वगैरह निकाल सकते हैं। तो एग्रो बेस्ड, या एक और बहुत आजकल इंपॉर्टेंट आ रहा है जिसको कहते हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, हिंदी अंग्रेजी में कहते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। फूड बहुत चल रहा है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब जैसे टमाटर है, टमाटर से आप क्या कर लेंगे, टोमेटो सॉस केचप बना लेंगे। तो ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ये इन्हीं व्यावसायिक कृषियों पर आधारित होती है। क्या क्या ध्यान से, इसमें कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं, रबड़। अब देखिए जितने आप टायर ट्यूब देखते हैं गाड़ियों में, सब रबड़ से ही बन रहे हैं। कोको, कहवा, चाय, नारियल सब आता है। ये फसल मुख्यतः बड़े बड़े बागानों में रोपड़ द्वारा तैयार की जाती है। और जब हम शुरू में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया कि रोपड़ विधि जो है ये सबसे पहले अंग्रेजों ने यहाँ पर क्या किया, और या जो उपनिवेशिक काल के जो अंग्रेज थे या जो हमको गुलाम बनाने वाले लोग थे, उन्होंने ये रोपड़ विधि वाली फसलें भारत में इंट्रोड्यूस की थी। इसके पहले इतना ज्यादा नहीं होता था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोपड़ विधि को भारत में किसने इंट्रोड्यूस किया, तो अंग्रेजों ने किया था। इस कृषि को रोपड़ कृषि अथवा बागानी कृषि कहते हैं, ठीक है ना। बागानी कृषि भी कहा जाता है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, यानी बागान में इनको अच्छे से तैयार किया जाएगा। इस प्रकार की कृषि का प्रारंभ पाश्चात्य देशों द्वारा अपने उपनिवेशों में किया गया है। पाश्चात्य देश यानी विदेशी देश, पश्चिमी देश, और उन्होंने अपने उपनिवेश यानी जहां जिन जिनको उन्होंने गुलाम बनाया वहां पे ये किया गया। उन्हें अपने उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी जो उनके यहां पैदा नहीं किया जा सकता था। जैसे ब्रिटेन में अगर आप देखें तो 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई, बहुत सारे उद्योग लगाए गए, खास करके कॉटन के इंडस्ट्रीज। तो भारत से भारी मात्रा में कॉटन वहां जाता था, कपास जाता था, और उन्होंने तो भारत को एक तरह से पूरी तरह से रॉ मटेरियल का ही एक्सपोर्टर बना दिया था। फिनिश गुड तो हमारे यहाँ इंपोर्ट होने लगा, हम केवल रॉ मटेरियल कच्चा माल बना के भेजने लगे। इसके अतिरिक्त वे उष्ण जलवायु, सस्ती जमीन और सस्ते श्रमिकों का लाभ भी लेना चाहते थे। तो उनको पता था कि यहाँ की जो जलवायु है वो भी उसके अनुसार बढ़िया है, यहाँ के लेबर भी सस्ता है, तो यही रॉ मटेरियल उगवा के ब्रिटेन ले जाते थे और वहां उसको मशीनों में बना के असली माल तैयार करते थे। इस प्रकार की कृषि मुख्यतः उष्ण कटिबंध में स्थित प्रदेश, दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया वाला जो पूरा इलाका है, पश्चिमी द्वीप समूह, ब्राजील, मध्यवर्ती और दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड क्षेत्र में की जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे। इस कृषि की क्या क्या विशेषताएं हैं। यह कृषि बड़े बड़े बागानों 40 हेक्टेयर से लेकर 6000 हेक्टेयर तक में की जाती है। जीविकोपार्जन में क्या विशेषता थी, छोटे खेत हैं, यहां पर बड़े बड़े बागान दिखाई देंगे। इसमें स्थानीय सस्ते श्रमिक अथवा अन्य स्थानों से लाए गए दास और बंधुआ मजदूर भी लगाया जाता है। पहले ये ज्यादा होता था, अब ये कम हो गया है। अब तो लोग अपने हिसाब से खुद ही ये खेती कर रहे हैं और फायदा कमा रहे हैं, और अब बंधुआ मजदूर ऐसी चीजें कम हो रही हैं। लेकिन जब इसकी शुरुआत की गई तो इसकी ये बड़ी प्रमुख विशेषता थी कि इसमें बंधुआ मजदूर, सस्ते मजदूर, श्रमिक लगाए जाएंगे। इसमें बड़े पैमाने पर यूरोपीय पूंजी, उच्च तकनीक और उच्च प्रबंध का उपयोग किया जाता है। ये तो अभी भी देखा जाएगा, बड़े बड़े टेक्निक का इस्तेमाल करके और मैनेजमेंट करके इसको किया जाएगा। इस कृषि में उर्वरक और मशीनों का बड़े पैमानों पर प्रयोग द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली फसलों से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है। इस कृषि की पैदावार को बड़ी व्यापारिक मंडियों में बेचा जाता है और निर्यात किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसको क्या किया जाता है, इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्राइसिंग रहती है। हर फसल पे एमएसपी तो नहीं है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफी महंगी बेची जाती है और मंडियों में इसका अपना एक भाव होता है और वहां बेच के उसको सप्लाई किया जाता है। ठीक है, इसमें उत्पादित फसलों का संसाधन किया जाता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है जिसको आप ध्यान रखेंगे। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, तो एक हमने देखा जीविकोपार्जन, एक हमने देखा क्या व्यापारिक या वाणिज्यिक। अब देखते हैं कि विस्तृत या एक्सटेंसिव कमर्शियल फूड ग्रेन फार्मिंग, उसी का पार्ट है एक तरह से। अब इसमें क्या होगा, इस प्रकार की कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क भागों में की जाती है। यहाँ गेहूं मुख्य फसल है, इसके अतिरिक्त मक्का, जौ, राई और जई भी पैदा की जाती है। तो अगर आप विस्तृत वाणिज्य फसलों को देखें, जो बड़े पैमाने पर वाणिज्य फसलें, तो गेहूं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इन स्थानों पर खेत बड़े आकार के होते हैं और फसल उगाने और काटने का कार्य यंत्रों द्वारा किया जाता है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, ये कंबाइंड मशीन है जो काट के और गेहूं भी निकाल देगा। और देखिए जब क्या होता है, वही फूड ग्रेन अगर छोटे छोटे इलाकों में इस्तेमाल किए जाते हैं या छोटे छोटे खेतों में किए जाते हैं तो उसको जीविकोपार्जन में रखते हैं। लेकिन अगर बड़े खेतों में बहुत ज्यादा उगाकर उसको बेचा जा रहा है तो वो फिर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि हो जाता है। फूड ग्रेन की बात की जा रही है कि ये इसके पहले जो मैंने व्यापारिक कृषि बताई उसमें अनाज नहीं थे, उसमें गन्ना, कोकोआ, इसके अलावा चाय, कॉफी, ये सब था। लेकिन अनाज को भी बड़े मात्रा में उगाकर उसका वाणिज्य किया जाता है, कमर्शियल इस्तेमाल किया जाता है। इस स्थानों पर खेत बड़े होते हैं और यंत्रों का इस्तेमाल करके इनको काटा जाता है। ये एग्जांपल आप देख सकते हैं।
यहां प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। यूरेशिया के स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, ये क्या है? ये दुनिया के बड़े बड़े घास के मैदान है ना, मैंने आपको बताया था। तो इन ग्रासलैंड्स में यूरेशिया में स्टेपीज हैं, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज हैं, दक्षिणी अफ्रीका के वेल्स, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, न्यूजीलैंड के कैटवरी मैदान प्रमुख कृषि क्षेत्र है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब ये देखिए, आप देख सकते हैं कि विस्तृत अनाज की कहां कहां आपको दिखाई देगा। देखिए भारत में क्या है, भारत में जीविकोपार्जन वाला ज्यादा है, विस्तृत अनाज के बड़े बड़े खेत नहीं है, यहां जनसंख्या ज्यादा है। लेकिन ये इलाका अब आप देख लीजिए, यूरेशिया से संबंधित उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज वाले जो इलाके हैं, कनाडा अमेरिका दोनों से फैला हुआ है, ये यहाँ का इलाका देख लीजिए। ये जो साउथ अफ्रीका वाला इलाका है, ये ऑस्ट्रेलिया का नीचे वाला इलाका है, ये सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर आपको क्या दिखाई देगा, जहां पर आपको विस्तृत वाणिज्य अनाज की कृषि के क्षेत्र दिखाई पड़ेंगे। यानी यहां पर जो फार्मिंग कॉमर्शियल की जा रही है वो अनाज के लिए की जा रही है, यानी अनाजों का बड़ा बड़ा भाग यहां पर दिखाई देता है जो व्यापारिक पद्धति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब एक और बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट पर आते हैं, मिश्रित कृषि या जिसको कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। इस प्रकार की कृषि में फसलें उगाना और पशुपालन दोनों एक साथ किया जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कई बार लोग मिक्स फार्मिंग में ना कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि कई सारे फसल एक साथ उगाना, इसको मिक्स फार्मिंग कहते हैं। नहीं, जहां पर आप फसल भी उगा रहे हैं और साथ साथ में जानवरों को भी पाल रहे हैं, वो मिश्रित खेती कहलाती है और ये बहुत देखा जाता है भारत में। इस प्रकार की कृषि में फसल उगाना और पशुपालन दोनों ही कार्य किए जाते हैं। यह खेती विश्व के बहुत ही विकसित प्रदेशों से संबंधित है। यहां अनुकूल जलवायु और उत्तम चारागाहों के कारण कृषि और पशुपालन दोनों ही भली प्रकार किए जाते हैं। उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरोपीय रूस, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मिश्रित कृषि के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। तो खास करके जो विकसित देश हैं या विकसित जगह हैं जहां पर वो दोनों व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जहां पर किसान सक्षम है कि वो पशुओं को भी पाल लेगा और खेतों को भी उगा लेगा, वहां पर ये ज्यादा पाई जाती है। भारत में भी ये देखा जाता है, लेकिन बड़ी छोटे मात्रा में। भारत में ये देखा जाता है कि जीविकोपार्जन कृषि करते समय दूध की अपनी कमी पूरा करने के लिए लोग क्या करते हैं, एक आध गाय भैंस भी साथ में रख लेते हैं, एक आध बकरी भी रख लेते हैं, पर वो इतना ज्यादा विस्तृत रूप से फैला हुआ नहीं है जितना कि विकसित देशों में देखा जाता है। अब देख सकते हैं ये दक्षिणी अमेरिका के पैम्पास क्षेत्र हैं, कुछ उत्तरी अमेरिका के भी क्षेत्र हैं, ऊपर यूरोप के क्षेत्र हैं, ये साउथ अफ्रीका का नीचे का भाग। यहाँ पर आपको इस तरह की चीज, यहाँ की मिक्स फार्मिंग जैसी चीजें दिखाई देंगी, मिश्रित खेती आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, इस प्रकार की कृषि में खेतों का प्रकार 10 से 100 हेक्टेयर तक होता है। तो उसमें क्या होता है, अगर खेत बड़े होते हैं तो अनाज भी उगा लेते हैं और पशुओं को खाने के लिए चारे भी उगा लेते हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसमें 20% क्षेत्र में चारा और 80 में अन्य फसल उगाई जाती है। पूंजी निवेश काफी किया जाता है, किसान अति कुशल होते हैं, फार्म पर ही मकान, पशुशाला और मशीन घर होता है। साल भर कृषक परिवार कृषि में व्यस्त रहता है। तो बड़े डेवलप्ड जो किसान होते हैं ये करते हैं, एक तरफ पशु के लिए चारा उगा लिया, एक तरफ खेती कर ली, वहीं फार्म हाउस पे रह रहे हैं, वहीं पे गाय भैंस हैं, वहीं पर सारी मशीनें हैं। तो ये बड़ी ही उन्नत तरह की खेती या बहुत ही डेवलप तरह की खेती मानी जाती है। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण पॉइंट पर, डेयरी फार्मिंग, डेयरी की कृषि। तो जाहिर सी बात है ये गाय भैंसों से, कैटल फार्मिंग से संबंधित है और दूध, मक्खन, घी, ये सारी चीजें जो आप महत्वपूर्ण देखते हैं वो सब इसका भाग या इंपॉर्टेंट पार्ट बनती है। यह कृषि की एक विशेष पद्धति है जिसमें दुधारी पशुओं के पालन और प्रजनन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यानी वो पशुएं जो दूध देते हैं उनके पालन पोषण और उनके प्रजनन यानी कैसे और उनके बच्चे हों, इस पर ध्यान दिया जाता है। इसमें दूध के अन्य प्रकार जैसे मक्खन, पनीर, क्रीम, संघनित दूध पाउडर आदि का व्यापारिक उत्पादन किया जाता है और फसलों में चारों का प्रमुख स्थान है। तो जहां पर डेयरी फार्मिंग हो, यहाँ पर ये चीजें उत्पादन की जाएंगी और फसल केवल चारा बनाया जाएगा। कितना ज्यादा चारा उगाया जाए कि उन पशुओं को खिलाया जाए, इसका ध्यान रखा जाएगा। दुधारू पशुओं के साथ साथ सुअर पालन, मुर्गी पालन भी ये किया जाता है। पोल्ट्री फार्मिंग आपने नाम सुना होगा, ये सारी चीजें भी इसमें इंक्लूडेड रहती हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पशुओं में उत्तम नस्ल की गायें, होल्स्टीन, फीजियन, जर्सी आदि पाली जाती हैं। भारत में भी जब दूध उत्पादन को हमको बढ़ाना था तो हमने फीजियन गायों का इंपोर्ट किया था और ये ऐसी नस्ल की गायें हैं जो ज्यादा से ज्यादा दूध देती है। अगर देसी गाय 5 लीटर देगी तो ये 20-20 लीटर दूध देती हैं। तो ये पूरी डेयरी फार्मिंग की जाती है। देखिए आप ये फिगर देख सकते हैं, इसमें भी बहुत विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है। इनके खाने की उत्तम व्यवस्था, इनके रहने की, नहाने की, उनके दूध निकालने की सारी चीजें टेक्निकल तरीके से, तकनीकी रूप से की जाती हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण साबित होती हैं। मक्खन, पनीर आदि को स्थानीय बाजार के अलावा पूरे दूर देशों में भी निर्यात किया जाता है। अब आप देखिए आपके घर में आज देख सकते हैं कि आप डब्बा बंद दही, दूध आ जाता है। ये कहां से आ रहा है? ये सब इसी डेयरी फार्मिंग से आ रहा है।
डेयरी कृषि मुख्यतः उन स्थानों पर किया जाता है जहां अपेक्षाकृत शीतल आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ठीक बात है, जहां थोड़ी सी ठंडी और आर्द्र जलवायु होगी वहां पर ये पाई जाएगी और यहां पर ज्यादा किया जाता है। समीप बाजार की बड़ी आवश्यकता होती है। मान लीजिए दूध दही बन रहा है तो कहीं जाके बिकना भी तो चाहिए, तो आसपास में मार्केट हो, इसका भी बहुत ख्याल रखा जाता है। इसमें बहुत अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। इस व्यवसाय के लिए उत्तम चारागाह, पशुओं के लिए बाड़े और उत्तम चारे का सुनिश्चित प्रबंध आवश्यक होता है। तो एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है कि चारागाह यानी कि घास चरने की जगह होनी बहुत जरूरी है, और जो पशुएं हैं उनको रहने के लिए एक मशीनीकृत व्यवस्था, एक उत्तम व्यवस्था जिससे उनमें कोई बीमारी न लगे, जिससे सारी चीजें सुलभता से हो जाएं, यानी बहुत मैकेनाइज तरीके से और मैनेज तरीके से ये फार्मिंग की जाती है। इसलिए कृषि का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है डेयरी फार्मिंग, जिससे कई लोगों को रोजगार भी मिलता है, और खास करके वो जगह जहां कृषि उतनी आसान नहीं है करनी, वहां इससे किसान अपना भरण पोषण करते हैं, और व्यावसायिक या वाणिज्यीकरण भी कृषि का उसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। अब थोड़ा सा देखते हैं और इसमें डेयरी कृषि मुख्यतः पश्चिमी यूरोपीय देश ब्रिटेन, हॉलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, ये बहुत महत्वपूर्ण देश है, ध्यान से समझिएगा, स्वीडन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, उत्तरी अमेरिका के झील प्रदेश और उत्तरी अटलांटिक तटीय राज्यों में, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मुख्य रूप से विकसित हुआ है। तो आप ये देश देख लीजिए, ब्रिटेन, हॉलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, एक साथ ये यूरोपीय देश हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी हैं। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, उत्तरी अमेरिका के जो झील प्रदेश हैं जहां पर ये मिशिगन, सुपीरियर, ये सारे झील हैं, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में मुख्य रूप से विकसित है। दूध सबसे अधिक डेनमार्क में होता है। अब तो इंडिया भी टॉप प्रोड्यूसर हो गया है मिल्क का। देश के प्राय सभी राज्यों और महानगरों में डेयरी की स्थापना का प्रयास किया गया है। भारत में आनंद डेयरी का प्रमुख स्थान है। आनंद डेयरी और जो हमारे अमूल परियोजना है, ये बहुत महत्वपूर्ण रूप से ये की जाई है। यह एक महान सहकारी संगठन है जो भारत और दुनिया को दूध और दूध उत्पाद प्रदान करता है। यह गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, यह सन 1946 में स्थापित हुआ था। तो आनंद डेयरी का इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए ये देश हैं, ये उत्तरी अमेरिका के ये झीलों वाले जो जगह पर हैं। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का जो ये नीचे का इलाका है, ये यूरोप के डेनमार्क वगैरह वाले जो सारी कंट्रीज की बात की जा रही थी वो यहाँ पर हैं। ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दुनिया में, ये मैप के थ्रू आप समझ सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज पर पहुंचते हैं, भूमध्य सागरीय कृषि। अब देखिए भूमध्य सागरीय कृषि जो है, मेडिटेरेनियन कृषि जो है, ये मुख्य रूप से भूमध्य सागर के आसपास की जाने वाली कृषि की बात करता है। इस प्रकार के कृषि क्षेत्रों का विस्तार भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्र, जिनका विस्तार दक्षिण यूरोप से उत्तरी अफ्रीका के ट्यूनीसिया से अटलांटिक तट पर है ना। तो एक तरफ ऊपर यूरोप है, नीचे अफ्रीका है, बीच के जो इलाके हैं यहां पर यह है। कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण पश्चिम भाग, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण और दक्षिण पूर्व भाग में। अब देखिए मुख्य रूप से ये भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों पे इसका नाम पड़ा है, पर उस तरह की जलवायु और कंडीशन और दुनिया के जिन जिन क्षेत्रों में दिखाई पड़ रही है वहां पर इसका फैलाव हुआ है। और यहां सबसे इंपॉर्टेंट है कि रसदार फल, इसको सिट्रस फ्रूट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये खट्टे होते हैं। ठीक, खट्टे फलों की ज्यादा से ज्यादा यहां पर खेती की जाती है। और ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछता है कि भूमध्य सागर में किस तरह की खेती की जाती है, तो सिट्रस फ्रूट, खट्टे और रसदार फल यहां दिखे जाते हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अंगूर की खेती की जाती है, और इसीलिए यहां पर जो वाइन इंडस्ट्रीज है ना, वो भी बहुत ज्यादा प्रचलित हैं, क्योंकि यहां से उगने वाले इन फसलों से तरह तरह की शराब भी बनाई जाती है। यहां अंगूरों से शराब बनाई जाती है। निम्न श्रेणी के अंगूरों को सुखाकर मुनक्का और किशमिश बनाया जाता है। तो आप जो किशमिश देखते हैं, मुनक्का देखते हैं, ये सारी चीजों का भी उत्पादन इन्हीं क्षेत्रों से किया जाता है। यहां पर अंजीर, जैतून पैदा किया जाता है। शीत ऋतु में यूरोप और अमेरिका को यह क्षेत्र सब्जी और फलों की आपूर्ति करता है। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब व्यापारिक सब्जी और उद्यान कृषि की देख लेते हैं। यह कृषि एक विशेष रूप है। इसमें बड़े बड़े नगरों में खपत के लिए बड़े पैमाने पर सब्जी और फल फूल उगाए जाते हैं। तो आप ये खास करके देखेंगे कि जो बड़े बड़े शहर हैं, उस शहर के किनारे आसपास के इलाके में सब्जी, फूल, इन सब की खेती की जाती है, ताकि उस शहर की जरूरतों को पूरा किया जा सके। ठीक है, इस प्रकार की कृषि उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, उत्तर पश्चिमी यूरोप और नगरीय क्षेत्रों में किया जाता है। इस कृषि में हॉलैंड का जो ट्यूलिप है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये ट्यूलिप फूल जो होते हैं, ये बहुत ही फेमस रूप से पूरी दुनिया हॉलैंड में पाए जाते हैं, और इसका ये प्रमुख रूप से अंग है। ठीक है, अब इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ध्यान देके चलना है कि खेत छोटे होते हैं और सड़कें, नहरें, नदियों और रेलवे स्टेशनों के निकट स्थित होते हैं, ताकि क्या हो, उसको आसानी से हम ट्रांसपोर्ट कर सकें। इसमें कृषि की गहन पद्धति अपनाई जाती है। खाद उर्वरकों का खूब प्रयोग किया जाता है। सिंचाई का भी उत्तम प्रबंध होता है। इसमें मानव श्रम का खूब प्रयोग होता है। तो ये वहां की ये जो फूल और फल की खेती है, आप इसको देख सकते हैं। अब आता है एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, सहकारी कृषि, जिसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या होता है, प्राइवेट लोग और समूह बनाकर एक काम करते हैं सरकारी सहायता के साथ।
ठीक है, उसमें ग्रुप के रूप में देखा जाता है। जब कृषक सहकारी संस्था से संबंध होकर एक समूह के रूप में कृषि कार्य लाभ कमाने के लिए करता है तो उसे सहकारी कृषि कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिविजुअली हो सकता है कि किसानों के पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें ना हो, जमीनों की कमी उनके पास हो, तो सब लोग मिलकर एक ग्रुप बनाकर खेती करते हैं, उसमें कुछ सरकार भी मदद करती है और इसको कोऑपरेटिव फार्मिंग कहा जाता है। इसमें व्यक्तिगत फार्म होते हुए भी सहकारी आधिपत्य में रहते हैं, यानी खेत किसी एक आदमी के हो सकते हैं लेकिन वो अब ग्रुप की प्रॉपर्टी हो जाएगी, एक आदमी का नहीं रहेगा। ये संस्थाएं कृषक को प्रत्येक प्रकार की सहायता प्रदान करती हैं। तो जो सहकारी संस्थाएं हैं वो क्या करती हैं, किसानों को सहायता देती हैं, सभी वस्तु की खरीद बेचना, मूल्य प्रोवाइड कराना, ये सारी सुविधाएं वो देती हैं, लोन भी देने का काम करती हैं। इस प्रकार की संस्थाएं पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन और इटली में सफलतापूर्वक चली। डेनमार्क में यह सबसे अधिक सफल हुई और यहां प्रत्येक कृषक इसका सदस्य है। तो डेनमार्क एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है और जो मानव विकास सूचकांक है और जो ह्यूमन डेवलपमेंट के बड़े बड़े जो पैमाने हैं वहां पर स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे जैसे देश बहुत ज्यादा विकसित हैं और यहां पर ये कोऑपरेटिव फार्मिंग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी दिखाई पड़ती है। अब इसके बाद आएगा सामूहिक कृषि, जिसको कलेक्टिव फार्मिंग भी कहते हैं। इस प्रकार की कृषि के उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज पर रहता है और यह सामूहिक श्रम पर आधारित है। यह सोवियत संघ में प्रारंभ की गई थी। सोवियत संघ आपको पता है कि रूस के साथ 10-15 देशों ने मिलकर एक संघ बनाया था और वहां पर क्या होता, सब लोग मिलकर एक पब्लिक प्रॉपर्टी के तौर पर, माने अपनी व्यक्तिगत कोई प्रॉपर्टी ना मानते हुए सामूहिक रूप से खेती करते थे, सबको खेत आवंटित किया जाता था। इसमें पशुधन, भूमि श्रम को मिलाकर कृषि कार्य किया जाता था। केवल दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि का छोटा सा भाग कृषक के पास रहता था। अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए बस कृषक को जमीन मिलती थी, बाकी सारा क्या होता था, कलेक्टिव फार्मिंग रहती थी, सरकारी जमीन रहता था। भूगर्भ को अच्छा, तो ये क्या है, कलेक्टिव फार्मिंग। तो अब हम कृषि के जो विभिन्न विभिन्न पार्ट थे उनको पूरा कर चुके हैं, जिसमें हमने जीविकोपार्जन भी देखा, व्यापारिक कृषि भी देखा, डेयरी भी देखा, है ना, भूमध्य सागरीय कृषि देखा, सारी महत्वपूर्ण उदाहरणों को देखा। अब हम पहुंचते हैं प्राथमिक क्रिया के एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर, और वो है खनन, जिसको हम बोलते हैं माइनिंग। क्योंकि ये भी क्या है, सीधे सीधे पर्यावरण से संबंधित चीजों पर आश्रित है, इसलिए हम इसको प्राइमरी एक्टिविटीज में रहते हैं। तो भूगर्भ को खोदकर खनिजों को निकालने की क्रिया को खनन कहते हैं। जमीन को खोदा जाएगा, उसमें से खनिज निकाला जाएगा, इस पूरे प्रोसेस को हम खनन कहेंगे। खनिज प्राकृतिक रासायनिक तत्वों के यौगिक हैं जो मुख्यतः अजैव क्रियाओं से बनते हैं। यह अपने भौतिक और रासायनिक गुणों के लिए जाने जाते हैं, इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके लिए जाने जाते हैं, और इसमें कोई मानव हस्तक्षेप नहीं करता, अपने आप ये क्या होते हैं, बायोलॉजिकल तरीके से पाए जाते हैं, क्रिएट होते हैं। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो धात्विक, एक अधात्विक, मेटलिक, नॉन मेटलिक के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। तो आइए इसको आगे देखते हैं, ठीक है। अब जो धात्विक खनिज है, जो मेटलिक है, उनको देख लेते हैं। धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिन्हें परिष्कृत किया जा सके और उनमें धातु प्राप्त की जा सके। इन्हें पीट कर चादरों के रूप में ढाला जा सकता है, इसको मेलेबिलिटी भी कहते हैं। तो मेटल्स किसको कहा जाता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, तरह तरीके से धातु निकाल सकते हैं, परिष्कृत करके छान के, और क्या करेंगे, इसको हम एक उसको पीट पीट के उस धातु को एक सीट बना सकते हैं, एक चादर जैसा क्रिएट कर सकते हैं, और तारों के रूप में भी उसको खींचा जा सकता है। लोहा, तांबा, सीसा, टीन, जस्ता, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, क्रोमियम, टंगस्टन, ये सारे क्या है, खनिज के रूप में देखे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप इजीली देख सकते हैं, डिटेल में हमने कंसेप्ट वीडियोस में भी डिटेल देखा है इसका। अधात्विक खनिज की अगर बात करें, ये वे खनिज है जिन्हें परिष्कृत नहीं किया जा सकता, ये केवल खुरच कर या काट कर विभिन्न आकृतियों में परिवर्तित किया जा सकता है। इसको अब क्या करेंगे, नया मॉडल नहीं दे सकते हैं, है ना। अभ्रक, जिप्सम, पोटास, चूना पत्थर, कोयला, ये सब क्या है, इसके महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। तो आपने धात्विक खनिज भी देख लिया, अधात्विक खनिज भी देख लिया। साइंस में भी आपने मेटल, नॉन मेटल पढ़ा होगा, बिल्कुल उसी से संबंधित है ये। अब आइए देखते हैं वो कौन कौन से कारण हैं जो खनन को प्रभावित करते हैं। जो आप, एक तो आपने देख लिया कि भूगर्भ के नीचे से खनन निकाला जा रहा है, एक जमीन से भी निकाल लिया जाएगा, एक धात्विक होता है, एक अधात्विक होता है। अब इस माइनिंग को क्या क्या चीजें प्रभावित करेंगी, इनको देख लेते हैं। तो माइनिंग को प्रभावित करने के दो प्रमुख कारण हैं, एक है भौतिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक। अगर भौतिक कारक को देखें तो इसमें खनिज में अयस्क की समृद्धि रहेगी, खनिज जमा का आकार, ये दो चीजें होंगी जिसके आधार पर खनिज को निकालने या न निकालने का निर्णय लिया जाएगा कि इसमें अयस्क कितना है, यानी आयरन ओर कितना है उसमें, है ना, कितना पाया जा रहा है, और उस खनिज जमा का आकार कितना है। अगर थोड़ा सा खनिज होगा तो उसको नहीं निकाला जाएगा, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। लेकिन अगर उसमें बहुत ज्यादा अयस्क है, बहुत ज्यादा मेन चीज जो चाहिए वो है, और आकार बहुत बड़ा है, तो उसको निकाला जाएगा। आर्थिक कारण भी देखा जाएगा, क्या वहां श्रम है, यानी लेबर मिल सकता है, क्या वहां परिवहन है, अगर निकाला जाए तो उसको ढुलाई की जा सकती है, क्या यहां उस तरह की तकनीक है, खनन की विधि कैसे है, और क्या वहां उद्योग लगाया जा सकता है। मान लीजिए कोयला यहां निकाला गया
और उद्योग वहां कोई लगा नहीं जा सकता, उसको दूर दूर भेजना है, तो शायद हो सकता है उसकी खनन न की जाए। तो ये भौतिक और आर्थिक दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो खनन को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अगर ये चीजें अनुकूल होंगी तभी खनन किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए खनन करने की भी दो विधि है। एक धरातलीय खनन है, यानी जो पूरे तरह से जमीन से निकाल लिया जाता है, और एक जमीन के नीचे जिसको भूमिगत खनन कहते हैं। ध्यान रखेंगे आप, धरातलीय खनन और भूमिगत खनन, ये काफी हद तक रिलीफ पर पाया जाता है, और भूमिगत यानी जमीन के नीचे पाया जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। अब आइए धरातलीय खनन को देख लेते हैं। इसे विस्तृत खनन भी कहा जाता है। धरातल के ऊपर इसे तोड़कर किया जाता है। यह खनन करने का सबसे सस्ता तरीका है। इसमें न तो अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है और न ही मशीनों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार का धरातल के ऊपर पहाड़ों को तोड़कर किया जाता है। तो बिल्कुल समझ सकते हैं, इजीली है आप। इसमें मुख्य कार्य पत्थर को तोड़ना है, जैसे चिली में तांबे की खुली खान। अन्य खनिज जो धरातलीय खनन से निकाले जाते हैं, बिटुमिन, हीरा, ब्रोमाइट, ग्रेनाइट, चूने का पत्थर, यूरेनियम और फॉस्फेट, ये वो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो धरातलीय खनन का उदाहरण है, धरातल से निकाली जाती हैं। अब भूमिगत खनन की बात कर रहे थे। इसमें क्या होता है, जमीन के नीचे सुरंगें बनाई जाती हैं विस्फोट करके, और जमीन के अंदर से चीजों को निकाला जाता है। अयस्क धरातल से अधिक गहराई पर प्राप्त होता है, तो उसे भूमिगत खनन द्वारा प्राप्त किया जाता है। भूमिगत खनन में कुपकी विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए अधिक श्रमित, लिफ्ट बंधक, माल ढोने की गाड़ी और वायु संचार प्रणाली का उपयोग किया जाता है। बहुत मशीनें होती हैं, उसमें एक लिफ्ट होता है जिससे लोग जमीन के नीचे जाते हैं, जमीन के नीचे जाने के बाद फिर वहां से माल को ढोकर ऊपर ले आते हैं। यह कार्य जोखिम भरा है, कई बार माइन वहां पे गिर जाती है तो लोग उसमें फंस जाते हैं। इसमें जहरीली गैस अथवा कभी कभी बाढ़ के कारण दुर्घटना भी हो जाती है, जैसा कि भारत के कोयला खदानों में हुआ है। तो ये बहुत रिस्की है। जमीन के भीतर जाकर उसमें एक विस्फोट किया जाता है, विस्फोट से फिर कोयला गिरता है, फिर काट काट के उसमें एक उसमें आप कह सकते हैं कि लिफ्ट जैसा बना होता है, उसमें डाल दिया जाता है, ऊपर की तरफ कोयला पहुंच जाता है। तो आपने कई पिक्चरों में भी देखा होगा, और गैंग्स ऑफ वसेपुर अगर आपने देखा हो तो उसमें आपको दिखाई पड़ेगा ये सारी चीजें। ठीक है, मूवी में भी। तो ये कुल मिला के हमारी महत्वपूर्ण प्राथमिक क्रियाएं थी, जिसमें हमने क्या क्या देखा, हंटिंग एंड गैदरिंग देखा, यानी आप कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण जो अनाज है उसको जिताना, इसके अलावा शिकार करना, इसके बाद डेयरी फार्मिंग, पूरा कृषि का प्रोसेस और खनन का प्रोसेस देखा। आई होप कि ये चीजें आपको ठीक से समझ में आ गई होंगी। अब एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है स्टूडेंट्स कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी एक वेबसाइट भी है, और वो है magnetbrains.com। इस वेबसाइट पर जाकर आप सीबीएसई हिंदी मीडियम सेलेक्ट करके इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र, ये सारी चीजें आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं बिल्कुल डिटेल फॉर्मेट में। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करके ये चीजें पढ़ेंगे तो आपको क्या क्या चीजें मिल जाएंगी, सीबीएसई और एनसीईआरटी बेस्ड पर पूरा पाठ्यक्रम मिल जाएगा आपको, हर सब्जेक्ट का पूरा डिटेल वर्जन मिल जाएगा, सभी चैप्टर का एक एक टॉपिक वाइज आपको यहां पर वीडियोस मिल जाएंगी। इसके अलावा जो है कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा एनसीईआरटी का, एमसीक्यूज का, वन शॉट रिवीजन या कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी आपको यहां पर आसानी से मिल जाएगा, और बिल्कुल क्रमवार तरीके से मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिल्कुल 100% मुफ्त है, आपको इसमें कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट ये पढ़ाई आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर कर सकते हैं। बस आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इस तरह की वीडियोस आप तक आती रहें और आप अपनी परीक्षाओं को और आसान बना सकें और बेहतर ढंग से पढ़ाई करके अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोई समस्या या परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।